देखो, वेव मोशन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन क्या है? 11th क्लास का लास्ट चैप्टर जो है सेकंड बुक का, उसमें वेव मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। और वेव मोशन एक ऐसा फिनोमिना है वेव, जिसमें एनर्जी या फिर कोई भी फोर्स का डिस्टरबेंस जब कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, तो ऐसे फ्लो को क्या बोला जाता है? वेव बोला जाता है। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन कि वेव मोशन है क्या। तो वेव है क्या? वेव क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी कॉमा फोर्स और एनी डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव। कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। कोई भी एनर्जी का, कोई भी फोर्स का, किसी भी तरह के डिस्टरबेंस का कंटिन्यूअस फ्लो क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एक टाइल के पीछे एक टाइल रखें, एक टाइल है, फिर यहाँ पे एक टाइल है, फिर यहाँ पर एक टाइल है। ऐसे इसको एक डोमिनो गेम बोला जाता है। तो अगर मैं इसे हिट करूं, तो आप देखते हो कि जो हिट करने के बाद में हर टाइल गिरनी शुरू होती है। तो जो डिस्टरबेंस यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया, वो डिस्टरबेंस आगे तक कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, बिना कोई रुकावट के कंटिन्यूअस फ्लो करता है। तो जहाँ पे कंटिन्यूटी है, जहाँ पे सततता है ना, कंटिन्यूअस, जहाँ पे बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई रुकावट के ऐसा कोई फ्लो अगर हो रहा है, तो वो क्या होता है? वेव मोशन होता है। जैसे रस्सी के अंदर भी, अगर रस्सी को एक सिरे से बांध दिया जाए, तो और यहाँ पर कोई व्यक्ति उस रस्सी में एक झटका देता है, तो ये रस्सी का झटका आगे तक मूव करेगा, यहाँ तक आएगा। तो ये जो मूव हो रहा है, ये कंटिन्यूस जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का, ये क्या है? वेव मोशन है। समझ में आई बात? तो कोई भी डिस्टरबेंस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जब बोलने की जो पूरी मैकेनिज्म है वो कैसे होती है कि गले में एक वोकल कॉर्ड होता है। वो वोकल कॉर्ड, जिसको लोकल भाषा में टेंटुआ भी बोलते हैं, वो टेंटुआ वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। मैं जब भी बोल रहा हूँ तो जब वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे मेरे इस वोकल बॉक्स में, इसको वोकल बॉक्स बोल सकते हैं, जो मुंह है ना, तो ये वोकल बॉक्स है। इसमें एयर जो मौजूद है अंदर, उस एयर में ये वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है? वाइब्रेट होके एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। वो डिस्टरबेंस मेरे मुंह के माध्यम से बाहर जा रहा है ना। बाहर ट्रांसमिट हो रहा है। बाहर ट्रांसमिट होते ही ये चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ जा रहा है, ये दीवारों के तरफ भी जा रहा है, सब जगह पे जा रहा है। और आपके कान की तरफ आता है। कान के अंदर एयर है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी, जैसे मैंने सा बोला, सा सा, तो सा का जो डिस्टरबेंस है वो यहाँ से रवाना होके एयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसी टोन के साथ वाइब्रेट करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, और आपके कान के जो पर्दा है उस पर भी उसी फ्रीक्वेंसी से जब वो हिट करेंगे, तो आपको भी वही साउंड सुनाई देगा जो मैंने अभी बोला है। तो आपको भी वो सा सुनाई दिया। तो ये डिस्टरबेंस ही जो है वो फ्लो करता है वेव में, जो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो ये सुनने का मैकेनिज्म है, तो ये वेव प्रोपोगेशन ही है। वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है या फोर्स का ट्रांसमिशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि जो मीडियम के पार्टिकल है वो भी डिस्प्लेस हो जाएं, परंतु उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? जीरो रहता है। नेट ओवरऑल कोई डिस्प्लेसमेंट मीडियम के पार्टिकल्स का नहीं होता। केवल क्या डिस्प्लेस होती है? एनर्जी या फोर्स ही आगे की ओर प्रोपोगेट होती है या फिर डिस्प्लेस होती है। मीडियम के पार्टिकल का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हमने इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पढ़ते हैं, तो एसएचएम में जैसे ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं ना। तो यहाँ वेव मोशन में भी हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस हैं, उनसे क्या होता है? वेव का प्रोपोगेशन होता है। ठीक है। देखो, वेव को मूव करने के लिए मीडियम या मीडियम विदाउट मीडियम दोनों में भी क्या हो सकती है? वेव मूव हो सकती है। जब शुरुआत में हम वेव के बारे में पढ़े थे, जब शुरुआत में वेव के बारे में डिस्कवरी हुई थी,
तो ये माना गया था कि वेव को मूव करने के लिए केवल मीडियम ही चाहिए, मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के वेव मूव नहीं हो सकती। जैसे आप ये वाला केस देख रहे हो, ये केस देख रहे हो, या फिर लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और लाइन में पीछे से धक्का दे, तो धक्का जो होता है वो आगे मूव कर रहा है ना। तो लाइन में लोगों की आवश्यकता है। तो पहले ये माना जाता था, बहुत पहले जब वेव के बारे में रिसर्च करना शुरू किया गया था, कि वेव को अगर मूव करवाना है तो मीडियम का रिक्वायरमेंट है ही है, मस्ट रिक्वायरमेंट है मीडियम का। लेकिन बाद में जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुई, उनके बारे में पढ़ा गया, उनका बिहेवियर पढ़ा गया, तो ये पाया गया कि वेव को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वेव मीडियम या बिना मीडियम के भी मूव हो सकती है, अगर मीडियम के पार्टिकल की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ऐसे केस में जो मीडियम के पार्टिकल वो खुद डिस्प्लेस नहीं होते, वो तो बस केवल एक ऑसिलेटरी मोशन के माध्यम से उस डिस्टरबेंस को यहां से पकड़ा, आगे दे दिया, वो ट्रांसमिशन करते हैं केवल, है ना। तो कोई भी वेव प्रोपोगेशन में एक इंपॉर्टेंट नोट जो है ध्यान में रखना, इन वेव प्रोपोगेशन, इन वेव प्रोपोगेशन ओनली एनर्जी फोर्स और डिस्टरबेंस displaced by oscillation of medium particles। जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनके ऑसिलेशन से एनर्जी फोर्स या डिस्टरबेंस को ही आगे की ओर डिस्प्लेस किया जाता है। मीडियम के पार्टिकल खुद डिस्प्लेस नहीं होते हैं। ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ऑसिलेशन क्या, जैसे एक हाथ से लिया आगे दिया, एक हाथ से लिया ऐसे दिया, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है ना, एसएचएम एक तरह से इस तरह का मोशन है ना। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, वेव प्रोपोगेशन के दौरान पार्टिकल दो तरह से कर सकते हैं, एक तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, या फिर एक वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं तो ऐसी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, और वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं तो ऐसी वेव ट्रांसवर्स होती है। तो यहाँ पे in wave propagation only energy force or disturbance displaced by oscillations of medium particle, but no net displacement of medium particle occur, no net displacement of medium particles occur। लेकिन मीडियम पार्टिकल का कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, केवल क्या होता है, एनर्जी और ये सब भी मूव होते हैं, मीडियम पार्टिकल वहीं के वहीं रह जाते हैं, और वो ऑसिलेटरी मोशन से क्या करते हैं, उस एनर्जी या फोर्स को आगे की ओर ट्रांसमिट करते हैं। समझ में आई बात। अब देखो वेव का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट ये भी नोट ध्यान में रखना कि वेव कैन मूव विद मीडियम और विदाउट मीडियम। ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सारा चैप्टर मैकेनिकल वेव्स के बारे में, किसके बारे में है, मैकेनिकल वेव्स के बारे में। दो तरह की वेव्स होती है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स जो पुरानी फिजिक्स से लेते हुए पढ़ी जाती है, जो पहले फिजिक्स थी, जो क्लासिकल फिजिक्स थी, न्यूटन की जो फिजिक्स थी, वो जिस वेव्स पे अप्लाई होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है। और ऐसी फिजिक्स जो पुरान जिनके लिए अपन मॉडर्न फिजिक्स जिनके लिए चाहिए, ऐसी वेव्स के लिए, जैसे श्रोडिंगर की इक्वेशन चाहिए हमें, वेव मैकेनिकल थ्योरीज चाहिए, है ना। तो ऐसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे हैं, उनमें पुरानी फिजिक्स नहीं चलती, तो वो क्या कहलाती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। तो वेव्स क्लासिफिकेशन में अपन देखेंगे, उससे पहले नोट ध्यान में रखना, ये क्या है, वेव्स कैन मूव विद और विदाउट मीडियम। वेव्स जो होती है वो मीडियम और बिना मीडियम के मूव हो सकती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वेव्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। देखो दो तरह का क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन तो है मैकेनिकल वर्सेस नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा है नॉन मैकेनिकल।
मैकेनिकल वेव्स वो होती है जो क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करती है, जो न्यूटन ने अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिए, है ना, न्यूटन ने जो एफ बराबर एम ए वाला प्रिंसिपल दिया, उनको फॉलो जो वेव्स करती है, उन प्रिंसिपल को जो फॉलो करती है, वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। ये हो गई वेव्स फॉलो क्लासिकल मैकेनिक्स, फॉलोज क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ऐसी वेव्स होती है मैकेनिकल वेव्स, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करती, जो मॉडर्न फिजिक्स के जो नए प्रिंसिपल है उनको फॉलो करती है, वो क्या होती है? नॉन मैकेनिकल। डू नॉट फॉलो क्लासिकल मैकेनिक्स, डू नॉट फॉलो क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती। इनमें एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स में स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल है। नॉन मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ईएम वेव्स जिनको बोला जाता है, जिसमें जो लाइट है हमारी वो ईएम वेव से मिलकर बनी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसका एग्जांपल है? नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है ट्रांसवर्स वेव वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक क्लासिफिकेशन ये भी होती है ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। एक वो तो है ही जी, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। एक होता है ट्रांसवर्स वेव वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स होती है कि आपका वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ऐसी वेव्स जिसमें वेव इस डायरेक्शन प्रोपोगेट हो रही है और मीडियम उस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट हो रहे हैं, तो ऐसी वेव्स क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। और ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम पार्टिकल्स और वेव प्रोपोगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वो क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। जैसे आप रस्सी का केस देखो, रस्सी के केस में वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल देखो क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं, ऐसे होता है ना। आप झटका देते हो तो उसमें रस्सी का पार्टिकल ने इस तरह का वेव जनरेट जब किया है, तो पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया ना, स्ट्रिंग वेव में। तो स्ट्रिंग वेव में आप देख सकते हो कि पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, जबकि वेव आगे की ओर प्रोपोगेट हो रही है। तो स्ट्रिंग वेव किस तरह की वेव है? ट्रांसवर्स नेचर की है। तो ऐसी वेव जिनमें ट्रांसवर्स वेव क्या हो गई? वेव्स इन विच वेव propagate perpendicular to oscillation of medium particle। तो ऐसी वेव्स जिनमें वेव मीडियम पार्टिकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? ऑसिलेट। जो मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है, तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे साउंड वेव है, या फिर केंचुए का आपने मोशन देखा होगा, केंचुए कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना। या फिर कोई मैं स्प्रिंग बनाऊं बहुत सारी, उस स्प्रिंग में एक हिस्से को मैं कंप्रेस करके छोड़ दूं, तो वो स्प्रिंग क्या होगी? इस तरह से आगे मूव होगी। तो यहाँ पे आप देखो मीडियम के पार्टिकल और वेव दोनों क्या हो रही है? सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इसलिए वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है वेव? वेव्स इन विच वेव propagate in same direction to oscillations of medium particle। मीडियम पार्टिकल्स के सेम डायरेक्शन में ही क्या होते हैं? वेव प्रोपोगेट होती है। तो ऐसी वेव क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। इसका एग्जांपल तो हो गया स्ट्रिंग वेव, इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग वेव। जो स्ट्रिंग वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और इसका एग्जांपल है साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। समझ में आई बात? तो ये होता है वेव प्रोपोगेशन। ओके।
तो ये एक बेसिक इंट्रो है वेव का। वेव क्या होती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे प्रोपोगेट होती है, वेव के बेसिक प्रिंसिपल्स। अपना ये पूरा जो चैप्टर होगा वेव मोशन का, इसमें हम सबसे पहले स्ट्रिंग वेव के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, एनएलएम है, उनको फॉलो करती है। इसलिए हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो मोस्ट ऑफ मैकेनिकल वेव्स के बारे में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, वो नॉन मैकेनिकल वेव्स में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। जैसे सुपर इम्पोजिशन जो वेव का है, जिसमें अपन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, वो सब लाइट में भी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनमें भी लागू होते हैं, नॉन मैकेनिकल में भी लागू होते हैं। तो इस चैप्टर में अपन स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव के बारे में सबसे ज़्यादा आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने पढ़ा वेव क्या होती है, डेफिनेशन, वेव कैसे प्रोपोगेट होती है, उसकी नेचर, प्रोपोगेशन के टाइम, और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में जो फिजिक्स न्यूटन ने दी उसको फॉलो करती है, नॉन मैकेनिकल वो वेव्स जो न्यूटन की फिजिक्स को फॉलो नहीं करती। या फिर एक और क्लासिफिकेशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में मीडियम के पार्टिकल और वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और लॉन्गिट्यूडनल में दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं वेव्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वेव्स को मैथमेटिकली कैसे हम एक्सप्रेस करें, क्या ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, सिंगल एक फॉर्मूला हो कि उससे हम वेव्स को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव्स। मैथमेटिकली वेव्स को कैसे समझें, ठीक है। तो मैथमेटिकली समझने के लिए वेव्स को हम अगर मैथमेटिकली समझना है तो हम एक स्ट्रिंग वेव का एग्जांपल लेते हैं, और उस स्ट्रिंग वेव के बिहेवियर को कैसे स्टडी करें वो देखते हैं। जैसे एक कोई स्ट्रिंग वेव है, ये इस तरह से मूव कर रही है, ये जो पल्स क्रिएट हुई है, जो वेव का छोटा सा डिस्टरबेंस होता है उसको पल्स भी बोला जाता है। तो मान लीजिए एक पल्स क्रिएट हुई, ये पल्स इस तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अगर मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाऊं, तो देखो ये तो आगे की तरफ शिफ्ट होएगा ऐसे, और ये पल्स ऐसे मूव हो जाएगी आगे की तरफ, ऐसे मूव हो जाएगी ना। नेक्स्ट थोड़े से सेकंड के बाद में ये पल्स आगे ऐसे मूव हो चुकी होगी। तो आप क्या देखते हो कि ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल यहां से यहां आ चुका है, थोड़े समय बाद यहां से आ जाएगा ना, और ये पार्टिकल यहां से यहां आ चुका है, आ चुका है ना। और ये पार्टिकल अगर देखूं मैं, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, और ये पार्टिकल्स जो ऊपर थे, ये देखो नीचे वाले पार्टिकल तो ऊपर आ गए, और ऊपर वाले पार्टिकल देखो नीचे आ गए ना। ये पार्टिकल जो है यहाँ से होके यहाँ पे आ चुका है, आए नहीं आए। तो जब भी वेव प्रोपोगेट हो रही है तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स नीचे मूव कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो जैसे ये पल्स पास हुई, अब मैं खाली ये जो पार्टिकल है, अभी ये सारे पार्टिकल का मीन पोजीशन पर है, ये सारे पार्टिकल अभी कहाँ है, मीन पोजीशन पे। जैसे ये पल्स आएगी, अगर ऊपर वाला लोब आएगा, इसको मैं ऊपर वाले को लोब बोल देता हूँ, जो ऊपर वाला पल्स का पार्ट है वो आएगा, तो ये इन पार्टिकल्स को ऊपर लेके जाएगा ना। ये ऊपर गए, ऊपर जाते ही जैसे ये वाला रीजन शुरू होगा, देखो यहाँ तक ये वाला पल्स यहाँ तक आया, तब तो ये वाला पार्टिकल मान लो एक है। जैसे ये पल्स गुजरेगी, देखो ये पार्टिकल का मोशन कैसे होएगा, ये वाला हिस्सा आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब पल्स का ये पार्ट आएगा तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वापस पल्स यहाँ से आगे गुजर रही होगी तो ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा। फिर पल्स का ये वाला पार्ट गुजरेगा तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, नीचे आएगा,
फिर ये पल्स आगे जा रही है तो वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो? जब ये पल्स यहाँ से पास होगी तो इस पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा होएगा, नहीं होएगा? समझ पा रहे हो बात? स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई पल्स गुजरती है कोई भी मीडियम में, तो मीडियम का पार्टिकल देखो क्या कर रहा है, ऊपर गया, मीन पोजीशन पे आया, नीचे आया, वापस मीन पोजीशन पे आ गया। तो पार्टिकल ये जो मोशन होता है जिसमें मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो मीन पोजीशन के अबाउट जब ऑसिलेट करता है तो किस तरह का मोशन होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ऊपर गया, मैक्सिमम डिविएशन, वापस मीन पे आया, फिर अपोजिट साइड डिविएशन, फिर वापस मीन पे आ गया। तो कोई भी पार्टिकल का जो मोशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है तो यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी कोई इक्वेशन आएगी, साइन जैसा आएगा, कॉस जैसा कुछ आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या आती है? ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे वेव की इक्वेशन में भी साइन और कॉस फंक्शन तो आने वाले हैं जब हम वेव को समझेंगे, वेव को पढ़ेंगे। अगर मैं खाली ये पोजीशन फिक्स कर देता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक नैरो स्लिट बना दूं, ये क्या बना दी मैंने, एक नैरो स्लिट, यानी कि पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया। मैं ना तो इधर देख रहा हूँ ना इधर देख रहा हूँ, मैं दोनों तरफ नहीं देख रहा। मैं खाली ये देख रहा हूँ कि यहाँ से जो वेव पास हो रही है उसके झटके ऐसे पास हो रहे हैं, तो उस उन झटकों के पास होने से इस पार्टिकल के मोशन का बिहेवियर कैसा है, बस वही देखना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्लिट बना दी, बस इसी पार्टिकल को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यही तो दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तो वेव मोशन में अगर हम एक्स को फिक्स कर दें, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, कोई एक्स डायरेक्शन है ना, हम इस एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया जाए, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन प्रोपोगेट हो रही है उसकी कोई फिक्स पोजीशन पे पार्टिकल का अगर मोशन देखा जाए तो वो कैसा मोशन होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, होगा नहीं होगा? तो पहली बात तो देखो क्या है कि इफ वी fix any x coordinate which is in direction of wave propagation, then motion of medium particle is observed as perfect SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो मान लो इसका मोशन है, इसका कोई जनरल डिस्प्लेसमेंट y है किसी टाइम पे, इसका जनरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? y। मैक्सिमम डेविएशन जो है मान लो इसका a हो सकता है, एम्पलीट्यूड a। तो इस पार्टिकल के मोशन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मोशन व्हेन x कोऑर्डिनेट इज फिक्स, जब x कोऑर्डिनेट फिक्स हो तो पार्टिकल मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y बराबर a साइन, मान लो कोई ओमेगा टी हो गया, क्योंकि ऐसे टर्म की जैसी होगी ना, पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? y डायरेक्शन में, है ना। तो पार्टिकल की मोशन की इक्वेशन जब x फिक्स है उस समय क्या होगी? y बराबर a साइन ओमेगा टी हो गई, है ना। कोई t टाइम पे y बराबर a साइन ओमेगा टी हो गया। ओके, ये तो कब हुआ? जब हमने x को फिक्स कर दिया। लेकिन अगर हम t को फिक्स करें, इफ वी फिक्स टाइम, टाइम को फिक्स करने का मतलब क्या? टाइम को रोक दिया हमने, टाइम को क्या कर दिया हमने? रोक दिया, चल ही नहीं रहा टाइम। मान लो यहाँ पे कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, और पल्स जो है इस स्ट्रिंग में चलती हुई चलती हुई चलती हुई किसी टाइम पे यहाँ पे पहुंच चुकी है ना। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, किसी टाइम पे पल्स यहाँ तक पहुंच चुकी है,
किसी टी टाइम पे पल्स यहाँ तक पहुंच गई। ओके, अब देखो यहाँ पे इस रेफरेंस कोऑर्डिनेट को अगर मैं लूँ खाली, ये एक नया रेफरेंस सिस्टम हो जाए, अगर ये नई एक्स एक्सिस हो जाए और ये नई वाई एक्सिस हो जाए, तो ये जो रिलेशन है ये वाला, ये एक साइन वेव है, और साइन वेव भी किसके फंक्शन में होगी, वाई बराबर साइन कुछ एक्स के फंक्शन में होगी ना, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो साइन वेव कैसी है, यहाँ से जीरो से शुरू होने वाली साइन वेव है, तो ये साइन रिलेशन देगी एक्स के साथ में भी। तो अगर हम टाइम फिक्स करते हैं, हमने फिक्स टाइम कर दिया, हम वेव का फोटोग्राफ ले रहे हैं, मान लो फिक्स टाइम का मतलब क्या, टाइम को रोक देना। टाइम कैसे रोकेंगे, वेव का फोटोग्राफ लेंगे तब रोक सकते हैं ना। तो अगर आप फोटोग्राफ वेव का लोगे, स्ट्रिंग वेव का, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तो उस समय जो हमारा पार्टिकल डिविएशन है, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट कोई y है इस समय, यहाँ पे क्या है, कोई y कोऑर्डिनेट है इसका, तो इस पार्टिकल का y का x के साथ रिलेशन क्या होगा, कोई साइन फंक्शन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल डिविएशन होता है y, यहाँ से तो आप समझ रहे हो टाइम का फंक्शन है। अब देखो किसी टाइम पे अगर पार्टिकल इस तरह से हैं, तो इस x के लिए y अलग है, 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 तो x के हर x के लिए भी क्या है, y अलग अलग है। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या आती है कि जो y है वो फंक्शन होना चाहिए x और t दोनों का, खाली t का नहीं। यहाँ पे तो अपने t का फंक्शन बनाया, तो y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का भी फंक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, t का भी फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रिंग वेव, इन string wave must be function of both x and t। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो x और t दोनों का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। देखो पूरा जो वेव मोशन है, ये पूरा जो चैप्टर है आगे आसान रहेगा, ये वाला पार्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि इक्वेशन सिंपल सी आनी है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिंपल सी वेव इक्वेशन आनी है। ज़्यादातर लोग वो सीधा इक्वेशन ही बता देते हैं, इक्वेशन कैसे आई उसका प्रोसेस नहीं बताते, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपका फंडामेंटल लेवल जो है वेव का, कि वेव की इक्वेशन कैसे आई, अगर फंडामेंटल आपके तैयार हैं, तो आप वेव का टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से डील कर पाओगे। आपको पता तो होना चाहिए कि जैसे मैं आपको एक वेव इक्वेशन बताने वाला हूँ, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये इक्वेशन आई कैसे ना, क्या कैसे आई होगी ये इक्वेशन। तो इसको बताने के लिए सारी क्या कर रहा हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि या तो सीधा ही लिख दें कि भाई ये इक्वेशन होती है वेव की, चलो पढ़ लो समझ लो, या फिर इसका प्रोसेस कि कैसे आया पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपको इसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए वेव का फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, और फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी वेव से रिलेटेड डील कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को डराइव करने के लिए मान लीजिए वेव जो है किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। वेव किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई v वेलोसिटी से। अब ये यहां से यहां तक मान लीजिए कोई x कोऑर्डिनेट है किसी समय पे, ये कोऑर्डिनेट क्या है, कोई x है, t टाइम x कोऑर्डिनेट है। मान लो t टाइम पे इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगा। और कोई टी डैश टाइम पे, टी डैश टाइम पे मान लो यहां से यहां तक ये कोई टी डैश टाइम पे पहुंचा है, और यहां से यहां तक कोई जनरल टी टाइम पे पहुंचा है। मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा इसको कोई टी लगा है, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो वेव यहां से यहां तक जब पहुंची थी, उस समय कोई टी टाइम लगा, टी डैश टाइम लगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम इंटरवल है, ये एक्स्ट्रा टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, ये मान लो टी डबल डैश है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस टी डैश हो जाएगी। वही क्या नहीं होगी, बताओ।
मैं यहाँ पे देखो, ये जो x है इसको x यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक। और ये जो टाइम इंटरवल है वो t डबल डैश का है। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कोई वेव प्रोपोगेट होती हुई यहाँ तक पहुंची है, ये हमारा ओरिजिनल जगह था 0,0, ओरिजिन है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वेव यहाँ से चलती हुई यहाँ तक पहुंच चुकी है। मान लो अभी जो वेव का नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ से x डिस्टेंस आगे आ चुका है। ये कोई जनरल पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया y, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है वो कोई टाइम लगा है t, और वेव को इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने में टाइम लगा था मान लो t डैश, ठीक है। और वेव की वेलोसिटी है कोई v, ध्यान से समझना ये चीज। और इस टाइम इंटरवल को ले रहा हूं मैं t डबल डैश, क्या ले रहा हूं, t डबल डैश। तो t डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस टी डैश हो जाएगी, t माइनस टी डैश हो जाएगी। अब t डैश x और v में देखो क्या रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, v इंटू टी डैश लिख सकता हूँ। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी डैश हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन v हो जाएगी। यानी कि टी डबल डैश की देखो वैल्यू क्या आ रही है, टी डबल डैश आ रहा है t माइनस एक्स अपॉन v आ रहा है, आ गया। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां से यहां तक आने में टाइम इंटरवल कितना लगा, टी डबल डैश लगा है ना। तो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक, मीन पोजीशन से यहां तक आने में समय भी तो टी डबल डैश ही लगा है। समझ रहे हो बात को, वेव वेव को यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल अपन क्या बोल रहे हैं, टी डबल डैश बोल रहे हैं ना। तो यानी कि मीन पोजीशन से यहां तक इस वाई डिस्प्लेसमेंट को गेन करने में वेव पार्टिकल को समय कितना लगा, टी डबल डैश समय लगा। यानी कि इसकी ये जो इक्वेशन है y बराबर ए साइन ओमेगा टी, इसमें ये टी कौन सा होता है, मीन पोजीशन से उस पोजीशन तक आने में लगा समय। तो विद टाइम, टाइम के रिलेटिव में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टी डबल डैश के रेस्पेक्ट में जो y का वैल्यू होगा ये क्या आ जाएगा, y बराबर ए साइन टी डबल डैश आ जाएगा, ओमेगा टी डबल डैश आ जाएगा। मान लो ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी डबल डैश। टी डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी डबल डैश क्या हो गया, टी माइनस एक्स अपॉन टी हो गया, ये रख सकते हैं। ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो y बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी टाइम्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी टाइम्स एक्स। हम यहाँ पे ओमेगा अपॉन वी को बोल देते हैं कोई के, एक नया कांस्टेंट है ये के। ओमेगा अपॉन वी को क्या बोल दिया, के। तो फाइनल देखो वाई वेव मोशन की इक्वेशन जो है फाइनल क्या आने वाली है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी को क्या बोल दिया, के। तो ये क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। अब आप देख सकते हो वाई टाइम का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है, जो कि होना चाहिए, है ना। तो एक्चुअल में वेव इक्वेशन क्या हो गई, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाती है, ठीक है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज एक्चुअल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ये इक्वेशन वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी वेव अगर प्रपोगेट हो रही है तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए ही होगी। एक तो ये भी रिलेशन पता चल गया, ओमेगा अपॉन वी बराबर क्या होता है, के होता है। या फिर वेव वेलोसिटी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, ओमेगा में के का डिवाइड करोगे ना, तो क्या आपको वेव वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी। यानी कि आपको टाइम के कोफिशिएंट में एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा वेव का। टाइम के कोफिशिएंट में एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड करोगे तो वेव का वेलोसिटी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे जेई मेंस हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, 12th बोर्ड का भी इवन पूछा गया है कि भाई
कोई वेव का एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें आपसे पूछा जाए कि इस वेव की वेलोसिटी क्या है, आपको क्या करना है, टाइम के कोफिशिएंट में एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो और वही क्या है, वेलोसिटी, चाहे वेव कैसी ही दे रखी हो, कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्रेस की गई है। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है तो क्या करना है, टाइम के कोफिशिएंट में एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी। तो ये फाइनल इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो इस जगह से डेराइव होती है। ये जो टी डबल डैश टाइम है, टी माइनस टी डैश करना है, ये तो एसएचएम के लिए ही है, जब अपन केवल टी डबल डैश को ही ध्यान में रखते हुए इक्वेशन लिखते हैं, फिर टी डबल डैश की वैल्यू रख दी तो टी माइनस एक्स अपॉन वी आई, उससे ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी टाइम्स एक्स, ओमेगा अपॉन वी को के बोला, तो फाइनल इक्वेशन आ गया वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो इस तरह से डिराइव होता है ये वेव का इक्वेशन, नोट कर लीजिए। तो ये वेव मोशन की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन, तो क्या आया डेरिवेशन हमारा, आया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ये वेव का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारा, क्या v बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, यानी कि अगर आपको वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो कॉफिशिएंट ऑफ टाइम जो होगा उसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का डिवाइड करना होगा। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे y बराबर ए साइन 10t माइनस 2x, बताओ y वेव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यूनिटलेस है, यहाँ पे x मीटर में है और t सेकंड में है, ऐसा दे रखा होता है। नहीं दे रखा तो आपको मीटर और सेकंड जो MKS यूनिट है उसी में मान के चलना है, तो कितना हो जाएगा 10/2, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। देखो वेव जो होती है वो साइन जैसा कुछ हो ऐसा भी जरूर नहीं है, वेव के और भी तरह के फॉर्म होते हैं। जैसे मैं एक वेव लिखता हूँ, कोई वेव की इक्वेशन है y बराबर 5/1 5/15t माइनस 3x प्लस 4, ये जो एक इक्वेशन है ये भी एक पल्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। मान लो इस तरह की कोई दे रखी है इक्वेशन, तो भी ये लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठता है। देखो अगर कोई वेव साइन बिहेवियर को फॉलो करिए तो उसको साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, लेकिन ये भी एक वेव की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये भी एक वेव की इक्वेशन है। अपन देखेंगे कि कोई इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती, वो कैसे देखा जाए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो अपन पूरा सीखेंगे। ये भी एक वेव की इक्वेशन, अगर इस तरह की कोई वेव की इक्वेशन हो तो आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी है, तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, टाइम का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ जाए। बात समझ में, यही सेम प्रिंसिपल आप किसी भी वेव की इक्वेशन चाहे कितनी भी उटपटांग अजीबोगरीब दे रखी हो, आपको वेव की वेलोसिटी कैसे निकालनी है, टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, जैसे ये वेव की जो इक्वेशन अपन ने पता लगाई y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें वेव को किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हुए लिया हमने, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ना, तो ये जो इक्वेशन है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक ऐसी वेव की इक्वेशन है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, ये किसकी है, इक्वेशन ऑफ वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि डेरिवेशन में हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ तो लिया था। इसका मतलब ऐसी वेव की इक्वेशन जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव होगी, है ना, इक्वेशन ऑफ वेव मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जब भी हम पॉजिटिव से एक्स को नेगेटिव कर रहे हैं तो हम एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो वहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह ये क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स। तो ध्यान से बात समझना, y बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स तो ऐसी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है,
y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी वेव को जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। देखो अगर जनरल मैं रूल की बात करूं कि कैसे कोई वेव को पहचाने कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है या नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट और टाइम के कोफिशिएंट के साइन क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव है, और इसमें ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो अगर दोनों के साइन अपोजिट हो तो वेव जाती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अगर दोनों के साइन सेम हो तो वेव जाती है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ टी एंड एक्स कोफिशिएंट हैव opposite side, then wave moves in किधर, moves in किधर जाती है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन, तो wave moves in positive x direction, and if t and x coefficients have same sign, then wave moves in negative x डायरेक्शन। तो ऐसे केस में वेव किधर मूव करती है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे y बराबर a साइन 5x माइनस 10t, ये किधर मूव कर रही है वेव, देखो t बाद में लिया, x पहले लिया है ना, उल्टा ले लिया ना। लेकिन आपको तो ये देखना है टाइम और x के कोफिशिएंट अपोजिट है या सेम, अपोजिट है तो किधर मूव कर रही है वेव, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी ना, क्यों, क्योंकि टाइम और एक्स के कोफिशिएंट क्या है, अपोजिट, तब तो मूव करती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। रूल समझ में आया। तो ये किधर मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। अच्छा, 5x को पहले लिखने का, 10x 10t को बाद में लिखने का क्या फर्क पड़ा, वो भी अपन समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे वेव का दोनों तरह का। अगर मान लो वेव है कोई इस तरह से, y बराबर a साइन -5x माइनस 10t, तो बताओ ये किधर मूव कर रही है, इसमें साइन क्या है, सेम, तो किधर मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर एग्जांपल के तौर पे y बराबर है a साइन 10t प्लस 5x, ये किधर मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेगी ना, क्योंकि साइन क्या है, सेम है। समझ में आई बात। और इसका जो काउंटर एग्जांपल y बराबर a साइन 10t माइनस 5x, तो ये किधर मूव कर रही है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। समझ में आया बात। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या देखोगे कि अगर दोनों टाइम और एक्स के कोफिशिएंट सेम है तो वो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, गलती मत करना, वो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट है तो वो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये नोट कर लीजिए। अपन आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे।